बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अस्मा जमशेद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारी हमेशा कोशिश होती है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करें, कुछ ऐसे पॉडकास्ट करें या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबके साथ शेयर करें जो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपका लाइफस्टाइल चेंज करे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपकी लाइफ को चेंज कर सके। आज का ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल आपके लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि जब मैं कोई न्यू चीज देखूं या इफ एनीवन अराउंड मी गो थ्रू फॉर समथिंग न्यू, तो मेरी यही कोशिश होती है कि ये ए स्क्वायर फैमिली के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। सो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उनका मेडिकल बैकग्राउंड होगा नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं उनकी फैमिलीज में, फ्रेंड्स में या कहीं रिलेटिव्स में, ऑफिस कोलीग्स, कहीं ना कहीं कुछ कोई ऐसी सिचुएशन हुई होगी जहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कोई नॉन सर्जिकल सा पाथवे मिल जाए टू ट्रीट एनी डिजीज, टू रिमूव द पेन, हम अपने किसी प्यारे को किसी दर्द से निकाल सकें और उसका कोई नॉन सर्जिकल सा ट्रीटमेंट हमें मिल जाए। तो आज का ये जो प्रोग्राम है ये इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि आपको नॉन सर्जिकल पाथ बताए जा सकें, which will ultimately leads you to the lasting relief. And I'm so glad and I'm so honored to have the professional with us. We have Dr. Vikas Ashraf Chaudhary. He is MBBS, MCPS anesthesia, MCS pain management, MS pain management from England. और इसके अलावा पाकिस्तान के बहुत से renowned institutions में बतौर इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट एंड रीजनरेटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट अपने खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। एंड हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, उन तक बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी इल्म और फन को पहुंचा रहे हैं। सो आई एम सो ग्लैड एंड ऑनर्ड सर कि आज आपने ए स्क्वायर के प्लेटफॉर्म को टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much, Miss Asma Jamshed. और it's always pleasure to talk on a topic जो हमेशा alternate to surgery और जो हमेशा लोगों की दर्द कम करने के लिए we are always ready. Thank you very much. You're welcome on A Square सर। और मेरी जितनी भी ऑडियंस है उनके लिए ये प्रोग्राम जो है वो बहुत हेल्पफुल हो, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही सिंपल वर्डिंग्स में, बहुत ही आसान तरीके से उनको समझाएं कि व्हाट इज इंटरवेंशनल पेन मेडिसिन। हमने बहुत सारे चीजें जो है पेन किलर्स और मेडिसिन और इंजेक्शंस, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जिनको ये टर्म, टेक्निकल टर्म इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट क्या है और ये एक नॉन सर्जिकल वे कैसे है। सो आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन इट टू इनिशिएट आवर डिस्कशन। Yeah, thank you very much, Asma. This is a very broad topic. ये बहुत एक important topic है कि interventional pain management या interventional pain medicine basically है क्या। अब ये देखिए कि पिछली चंद दहाइयों में जो सर्जरी भी है वो मिनिमली इन्वेसिव पे शिफ्ट हो रही है। पहले अगर हम बात करें जो पित्ते की सर्जरी होती थी या अपेंडिक्स की होती थी, उसमें एक बड़ा कट या इंसिजन होता था। अब वो माइक्रोस्कोपिकली छोटे से इंसिजन के साथ उसको निकाल दिया जाता है और नेक्स्ट डे या सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। सिमिलरली द पेशेंट जो आपकी जो मॉडर्न साइंस है वो मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स पे आती जा रही है जिसमें कम से कम कट दिया जाए। अब जब हम इंटरवेंशन की बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम कोई भी चीज जो जिस्म के अंदर दवाई डालने के लिए या सर्जरी करने के लिए एक सुई या एक प्रोब या एक कैमरा डालते हैं उसको हम इंटरवेंशन कहते हैं। तो बेसिकली इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट वो एक डिसिप्लिनरी पेन मैनेजमेंट है जिसमें हम इंजेक्शंस के जरिए, नर्व ब्लॉक्स के जरिए या न्यूरोटमी की रेडियो फ्रिक्वेंसी सुइयों के जरिए हम ना सिर्फ दर्द की तशखीस बल्कि उसका इलाज और उसकी रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली आप ये आप अल्फाज में कह सकते हैं कि मेडिसिन और सर्जरी के दरमियान में जो एक गैप था, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट उसको फिल करती है। वो अमराज जिनका ना तो अद्वियात से, फिजियोथेरापी से ट्रीटमेंट हो रहा था और सर्जरी की अभी इंडिकेशन नहीं थी, तो उसका हम मिनिमली इन्वेसिव सुइयों के जरिए एक्सरे या आपका फ्लोरोस्कोप गाइडेड इसका इलाज करते हैं, उसको इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट कहा जाता है।
सो हम बात कर रहे हैं इंटरवेंशनल मेडिसिन की या इंटरवेंशनल टेक्निक्स की। आपने जिस तरह एक्सप्लेन किया कि आप जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन है उसको इंटरवेंशन के थ्रू करते हैं, बट इट अल्टीमेटली ट्रीट द डिजीज। जी लेकिन एक क्वेश्चन जो एक लेमैन के जहन में आता है अबाउट पेन, पेन एक सिम्टोमेटिक चीज है किसी भी डिजीज के ऊपर। तो हाउ कैन वी डिजीज ट्रीट अ सिम्टम टू क्योर अ डिजीज? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेन मैनेजमेंट बिल्कुल से रिलेटेड बिल्कुल लोगों के जहन में आता है, तो आई वांट यू टू एड्रेस इट। बिल्कुल। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इसको समझ पाए तो हमें आगे पेन का ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। बेसिकली दर्द सिर्फ एक अलामत तब तक होती है जब तक कि एक्यूट पेन है। एक वो दर्द जो किसी चोट के नतीजे में, एक्सीडेंट के नतीजे में, अपेंडिसाइटिस के नतीजे में, अगर बॉडी में कोई परफोरेशन हो रही है, बॉडी के अंदर कोई खराबी हो रही है, तो वो दर्द जो फौरी तौर पे एक अलार्मिंग सिग्नल के तौर पे आती है, उसको हम एक्यूट पेन कहते हैं। वो एक सिम्टम है और उसका तदारुक करना, जैसे अगर अपेंडिसाइटिस की पेन है तो इसको हम कहते हैं कि ये ब्लेसिंग है, ये बता रही है कि जिसम में कुछ हिस्सा डैमेज हो रहा है, उसको फौरी तौर पे ट्रीट किया जाए। तो अब उस सिम्टम को ट्रीट करने से अगर हम उस अपेंडिक्स को निकाल देते हैं और वो परफोरेशन से बच जाती है तो इट्स अ ब्लेसिंग। लेकिन जो क्रोनिक पेन है वो दायमी दर्द जिसको 12 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुके हैं, जो जिसका ओरिजिन अगर तो एक्सीडेंट था या कोई पोस्ट सर्जिकल पेन थी या कोई हर्निएटेड डिस्क थी, लेकिन उसका प्रॉपरली तदारुक नहीं हो सका और उसका इलाज नहीं हो सका और वो क्रोनिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, तो वो इटसेल्फ एक डिजीज बन जाती है। क्योंकि अब ये सिम्टम नहीं रहा, अब इसकी जो इब्तदाई मराहल थे सिम्टम्स के वो गुजर चुके। अब आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन में सेंसिटाइजेशन हो गई। स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज ब्रेन को जाता है, जो दर्द को महसूस करवाता है, वहां पे एक्चुअली तो नोसिसेप्शन खत्म हो गई, लेकिन अब जो एबनॉर्मल फायरिंग हो रही है और उसको ब्रेन आपका हाइपर परसीव कर रहा है, वो अब इटसेल्फ एक डिजीज बन गई है, विच इज नॉट अ ब्लेसिंग, विच इज अ डिजीज इटसेल्फ। तो इस डिजीज की तशखीस करना और इसका इलाज करना, दिस कम्स अंडर द इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट। और क्रोनिक पेन इज नॉट अ ब्लेसिंग। एज पर द WHO 2005 में पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। जैसे आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, सैचुरेशन मेजर होता है, अब पेन को भी एज अ फिफ्थ वाइटल साइन लिया जाता है क्योंकि इट इज अ डिजीज इन इटसेल्फ। तो बेसिकली आपके जवाब से अगर हम देखें तो पेन दो तरह की है। एक वो जो एक्यूट पेन है विच इज अ सिग्नल, विच इज अ ब्लेसिंग, और उसको उस तरह से ट्रीट करना और उसकी सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए उसकी रूट कॉज को ट्रीट करना। लेकिन जो दायमी दर्द या क्रोनिक पेन में कन्वर्ट हो गई है उसकी तशखीस करना, जैसे नी ओस्टियोआर्थराइटिस है, आपके फ्रोजन शोल्डर की है, आपके प्लंटर फेशियाइटिस है, हर्निएटेड डिस्क हैं, जिनको 12 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुके हैं, तो उनकी प्रॉपरली तशखीस करना और उनका इलाज करना, तो वो एक डिजीज इटसेल्फ है। इसलिए हम कहते हैं कि एक्यूट पेन इज अ ब्लेसिंग बट क्रोनिक पेन इटसेल्फ इज अ डिजीज, जिसका तदारुक करना बहुत जरूरी है। इसलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज होती है, पेशेंट एंजाइटी डिप्रेशन में जाता है और आप एक फाल शहरी को खो देते हैं। तो पेन अगर मारती नहीं है तो जीने भी नहीं देती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे आपने क्रोनिक पेन को एज डिजीज जो है वो एक्सप्लेन किया, एंड बहुत सारे लोगों को ये डिफरेंस जो है आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ एट दिस पॉइंट आई हैव अ क्वेश्चन कि आपने बताया कि क्रोनिक पेन इटसेल्फ एक डिजीज है। हम बात कर रहे हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जो कि पेन को रिड्यूस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज हैविंग एन इशू ऑफ डिस्क स्लिप। अगर वो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट की तरफ आता है, सो इज इट जस्ट ट्रीट द क्रोनिक पेन, या उसकी डिस्क स्लिप का जो एक रूट मेन कॉज है ऑफ दैट पेन उसको भी ट्रीट करने में हमें हेल्प मिलेगी, या इट द ट्रीटमेंट इज जस्ट फॉर द क्रोनिक पेन ड्यू टू डिस्क स्लिप? इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट में हमारी कोशिश ये होती है कि हम जिन अवामिल पे काम करते हैं, नंबर 1 आपकी तशखीस, नंबर 2 आपकी फिजिकल असेसमेंट, नंबर 3 अगर आपको डायग्नोस्टिक्स की जरूरत है लाइक एक्सरे, MRI, वो, नंबर 4 is a customized treatment plan because we believe कि every patient
एज अ यूनिक, हर इंडिविजुअल यूनिक है, और उसकी एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान ट्रीट करना, एंड देन गो फॉर दैट ट्रीटमेंट प्लान। तो जैसे कि आपने हर्निएटेड डिस्क की बात की, तो अगर आप 100 मरीजों का एमआरआई करवाएं तो प्रोबेबली उसमें से मोर देन 60-65 की डिस्क बल्ज होगी, लेकिन वो एसिम्टोमेटिक होगी, उसके कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, क्योंकि जो आपके कमर के आखिरी मोरे हैं L4, 5 और 5S1, ये इतने कुछ डेलिकेट हैं कि इनकी डिस्क अक्सर स्लिप हो जाती है, डिहाइड्रेशन से, आपकी ओवरबर्डन से, ओवर यूज से, बैड पोस्चर से, स्लिप्स एंड ट्रिप्स से। तो जरूरी नहीं है, इसीलिए हम ये कहते हैं पेन मैनेजमेंट वाले कि हम रेडियोलॉजी को ट्रीट नहीं करते, हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। इफ देयर इज अ सिम्पटम along with the correlation of radiology, और उसके फिजिकल एग्जामिनेशन में भी सिम्टम्स हैं, देन विल गो फॉर द इंटरवेंशन। और उसमें भी हम इंटरवेंशन फौरी तौर पे नहीं कर देते। जैसे आलमी इदारा से है WHO है, उसकी एक गाइडलाइंस है जिसको हम कहते हैं WHO एनाल्जेसिक लेटर, जो पहले शाया हुई, उसमें मेडिसिन 2 हफ्ते, फिजियोथेरापी, एडजुवेंट्स, अगर रिलीफ नहीं आ रहा देन गो फॉर द सर्जरी। बट देन अगेन वन ऑफ माय प्रोफेसर्स in England, he proposed a modified WHO analgesic letter कि उन्होंने सर्जरी और मेडिसिन के दरमियान में इंटरवेंशन को ऐड किया। If you have a 2 weeks of trial of the medication, 2 weeks of the trial of the physio, chiro, hakim, all those stuff, still your pain is not improving, then you should go for the intervention. अब इंटरवेंशन का ये है कि इट्स नॉट ओनली कि वी टारगेट द एग्जैक्ट नर्व रूट्स जो डैमेज हो रही है, तो हमारा काम क्या होता है कि हम उसको एक्सरे गाइडेड मेडिसिन को उस हिस्से तक पहुंचाते हैं जहां पे वो नस दब रही है। अब होता ही है कि जैसे डिस्क बल्ज होता है, तो डिस्क बल्ज क्या करता है कि आपकी जो एग्जिट नर्व रूट है उसके ऊपर कंप्रेशन डालता है। उसका एक तो इटसेल्फ फिजिकल कंप्रेशन आता है, प्लस उसके अंदर जो कीमोटैक्सिस होती है, जो केमिकल्स होते हैं, वो अलहदा से उसके अंदर सोजिश करवाते हैं। तो जो मेडिसिन हम ओरली खाते हैं या अगर हम फिजियो करवाते हैं, तो वो प्रोबेबली क्योंकि डिस्क की इटसेल्फ ब्लड सप्लाई नहीं होती, और दैट्स अ डेड पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी ने कीमोटैक्सिस के जरिए निकालना होता है। तो हमारा ये मकसद होता है कि हम दवाई उस टारगेटेड एरिया पे डालें ताकि ना सिर्फ वहां पे सोजिश खत्म हो, बल्कि उस नस को या उस नर्व को हील होने का मौका मिल सके। तो हम ये कहते हैं कि ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी है और ये थेराप्यूटिक भी है। अब डायग्नोस्टिक किस तरह से, बहुत सारे स्पाइन सर्जन, न्यूरो या ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हमारे पास सिर्फ इसलिए पेशेंट को नर्व ब्लॉक के लिए भेजते हैं कि अगर उन्होंने उसकी सर्जरी करनी है तो यू कैन नॉट, अगर आपकी एमआरआई के ऊपर 3 जगह पर डिस्क बल्ज है और आपने देखना ये है कि इसमें से जो ज्यादा उसको प्रॉपरली प्रोमिनेंट आ रही है, तो लेट्स सपोज इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम L4, L5 and 5S1 एंड सर्जन रेफर्स टू मी, यार इसको डायग्नोस्टिक ब्लॉक लगा दो सो दैट आई कैन कंक्लूड कि मैंने L5 की करनी है या S1 की सर्जरी करनी है, तो इन दैट केस इट्स अ डायग्नोस्टिक ब्लॉक। एंड व्हेन वी पुट अ मेडिकेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी इनटू दैट, तो ये थेराप्यूटिक भी हो जाता है क्योंकि इससे सोजिश भी खत्म हो जाती है, आपकी डिस्क रिग्रेस भी कर जाती है और आपकी नस को हील होने का मौका मिल जाता है। तो आपकी वो जो एबनॉर्मल सिग्नलिंग उस नस से जा रही होती है, तो उसके जरिए वो खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर हम दोबारा से फिजियो रिहैब के लिए भेजते हैं ताकि कोर मसल स्ट्रेंथनिंग और काइनेटिक चेन की स्ट्रेंथनिंग की जा सके और वो लंबा अरसा चल सके उसके साथ। तो ये बेसिकली हम इसकी रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। जितने भी हमारे ऑडियंस में लोग हैं इस टाइम पे, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपने यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के या WHO के हमारे साथ एक्सप्लेन किए। कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की भी हमें देखने को मिलती हैं कि इन पाकिस्तान हम WHO की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे होते, अनफॉर्चुनेटली। बहुत सारी जगहों पे इन तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जाता, दैट फर्स्ट गो फॉर मेडिकेशन, देन फिजियो, देन इंटरवेंशन एंड देन सर्जरी। द फर्स्ट स्टेप इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इज सर्जरी। सो क्योंकि हमने बहुत सारे इन आर इमीडिएट फैमिलीज भी, फ्रेंड्स में भी, हमने हमेशा यही चीज देखी है कि इफ यू आर हैविंग एनी इशू तो first thing is suggested is surgery. So have you seen any such case or experience any case study जिसमें it was too early to suggest a surgery कि आप intervention से पहले
सर्जरी को प्रेफर करें। सो इस तरह की कोई केस स्टडी मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ शेयर करें कि व्हेन सर्जरी वाज सजेस्टेड टू अर्ली। Actually, Asma, this is a very vital question to ask. Pakistan में unfortunately we don't have a proper referral system. हमारे पास यहाँ पे दो चीजों की शदीद कमी है। एक, रेफरल सिस्टम नहीं है, एंड सेकेंडली अवेयरनेस ऑफ पेन मैनेजमेंट नहीं है। इंटरनेशनली तो बड़े अरसे से पेन मैनेजमेंट चल रही है, इवन दो इन पाकिस्तान हमारे सबके जो मेंटोर है प्रोफेसर रिटायर्ड ब्रिगेडियर सलीम साहब, ही स्टार्टेड अ पेन क्लिनिक इन 1971 इन सीएमएच, और इट्स नॉट अ न्यू फील्ड। लेकिन ये है कि चूंकि पाकिस्तान में दर्द का मतलब है ऑर्थो, न्यूरो, रोमाटोलॉजी, तो पेशेंट सबसे पहले उनके पास जाते हैं। सेकेंडली, हमारे पास यहाँ पे फिल्टर क्लिनिक्स नहीं है, जीपीज उस तरह से रेफर नहीं करते। फैमिली फिजिशियन का कंसेप्ट अब आना शुरू हुआ है कि जिसको प्रॉपरली आप चेक करवाएं और जिसको ये पता हो कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। देखें, सर्जरी के लिए मैं पर्सनली बीइंग अ पेन फिजिशियन भी सर्जन को रेफर करता हूं उस वक्त व्हेन देयर आर अदर रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स में क्या है, कमर के हवाले से अगर हम बात करें, एफ हर्निएटेड डिस्क आपकी एक सिंगल इंजेक्शन से ठीक नहीं हो रही, अगर जिस्म का निचला धड़ सुन्न हो रहा है, अगर खुदा ना खास्ता आपका जो फीकल कंट्रोल है या यूरिन कंट्रोल है वो कंप्रोमाइज कर रहा है, फुट ड्रॉप हो गया है, देन देयर इज इमीडिएट नीड ऑफ सर्जरी विद इन 72 आवर्स। ये रेड फ्लैग्स हैं, आपको सर्जन को फौरन तौर पे रेफर करना है। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ऑन द लाइटर मोड, जब तक मरीज सर्जन का या डॉक्टर का सर ना फाड़ने वाला हो तब तक रेफर नहीं किया जाता, या डॉक्टर थक नहीं जाता कि बस मैं सब कुछ कर चुका हूं तो अब मेरे पास और कुछ नहीं है करने के लिए, एंड नाउ यू आर रेफरिंग देयर। सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर आई थिंक नाउ इन द टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स, और बड़े शहरों में पेन मैनेजमेंट की अवेयरनेस अब आना शुरू हो रही है, पेन फिजिशियंस प्रोड्यूस होना शुरू हो रहे हैं, तो अब ऐसा है। दूसरा, आपने बात की कि कोई ऐसा केस भरे पड़े हैं, ऐसे केसेस बेसिकली हमारे पास मरीज आता है, सर्जन के पास से भी हो आया, सर्जरी भी करवा ली, फिजियो को भी करवा दिया, दवाइयां भी ले ली, ओपियोइड्स भी ले रहा है, ड्रग एडिक्ट भी हो गया है, और जब हमारे पास आके कहता है कि डॉक्टर साहब ना तो अब स्टेमिना है और ना अब पैसे हैं, नो इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है। तो हमारे पास जितना पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड के साथ आएगा या लेट आएगा, आउटकम उतना बुरा होता जाता है। इफ अ पेशेंट गेट्स अर्ली इंटरवेंशन तो उसके रिजल्ट्स आर वे लॉन्ग बेटर। लेट्स सपोज अगर हम नी ओस्टियोआर्थराइटिस की बात करें, या अगर हम एवीएन एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट की बात करें, जिसमें हम रीजनरेटिव मेडिसिन विच इज अ फ्यूचर ऑफ मेडिसिन है, उसमें अगर हम ग्रोथ फैक्टर्स लेके और इनिशियली स्टेज 1 स्टेज 2 पे इंजेक्ट कर दें अंडर लाइव एक्सरे गाइडेंस या अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, तो देयर आर मच मोर चांसेस कि वो ठीक भी हो सकता है, वो रीजनरेट भी हो सकता है, सर्जरी को डिले भी किया जा सकता है, और उसको एक फाल शहरी भी बनाया जा सकता है उसमें। देखें, अगर आपके पास 30s में 40s में एक पेशेंट प्रेजेंट की जिसको ओस्टियोआर्थराइटिस है स्टेज 1 या स्टेज 2 का, इट्स नॉट द राइट टाइम टू गो फॉर द सर्जरी। ठीक है, पेशेंट आर ईदर बीइंग ऑफर्ड अ स्टेरॉइड इंजेक्शंस और डायरेक्ट अवे द सर्जरी, लेकिन these two are not the solutions at this stage. So regenerative medicine was a missing gap. अब क्या करते हैं कि अगर आप उसको अर्ली स्टेजेस पे प्रॉपरली पेशेंट को चूज करके गाइड करके उसको पीआरपी के या एक्सोसोम्स के या प्रोलोथेरापी के सेशंस किए जाएं, तो ना सिर्फ हम उसके अपने ऑर्गेनिक ज्वाइंट को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं, बल्कि इस प्रोसेस को लिंगर ऑन कर सकते हैं, सो दैट कि अगर सर्जरी की जरूरत पड़नी भी है तो 15, 20, 25, 30 साल के बाद जाके पड़े, और उसका वो पीरियड जो फर्टाइल भी है, जो उसने उसमें काम भी करना है, उसका वाइटल भी है, उसने अपना कैरियर भी बनाना है, बच्चे भी देखने हैं, उसने अर्निंग भी करनी है, वो तो मजदूरी की हद में ना गुजरे। कल को अगर 50 साल के 55 साल के बाद या 60 साल के बाद अगर आपको सर्जरी की जरूरत पड़ी है तो फिर कोई हर्ज नहीं है सर्जरी करवाने में, बट स्टिल देन इफ यू कैन प्रिजर्व अ ज्वाइंट। देखें, मेरा एक सिंपल सा प्रोटोकॉल है, इफ द रिस्क आर लेस एंड बेनिफिट्स आर मोर, यू शुड गो फॉर दैट।
अगर रिस्क बहुत ज्यादा है, बेनिफिट्स कम है और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी नहीं है, देन यू शुड अवॉइड दैट। आप जितनी हद तक उसको कर सकते हैं। और हम तो ये भी कहते हैं कि सर्जरी शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। अगर किसी तौर से नहीं ठीक हो रही तो सर्जरी तो है ही है। क्योंकि हमारे एक प्रोफेसर साहब कहा करते थे कि अगर एक शर्रे वाली बंदूक के साथ अगर चिड़िया मर रही है तो आपको तोप चलाने की क्या जरूरत है। तो इसी तरह से अगर आपकी मिनिमम इंटरवेंशन से और फिजियो और रिहैब से अगर पेशेंट बेहतर हो रहा है तो व्हाई टू गो फॉर द सर्जरी। बिल्कुल। और जो लास्ट एक ऑप्शन है, अनफॉर्चुनेटली इन आवर सोसाइटी दिस is considered as the first option. So एग्जैक्टली। I'm hoping for this awareness कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर ये अवेयरनेस आए कि इंटरवेंशंस की तरफ हमें जाना चाहिए। आपने जवाब में आपने बहुत सारी टेक्निक्स का जिक्र किया और लाइफस्टाइल का जिक्र किया। सो आई वांट टू आस्क कि आप जिस टाइम पे डायग्नोसिस कर रहे होते हैं या अप्रोचेस डिसाइड कर रहे होते हैं फॉर एनी पेशेंट, सो व्हाट आर द फैक्टर्स यू सी? फॉर एग्जांपल जिस तरह भी आपने पीआरपी की बात की, एक रीजनरेटिव टेक्निक है, सो टू सिलेक्ट दिस टेक्निक वुड बी बेनिफिशियल। सो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पेशेंट में आप देखते हैं? एज, डाइट, एनीथिंग वेट से रिलेटेड, कौन कौन सी जी, चीजें हैं जो इम्पोर्टेंटली देखी जाती हैं? दिस इज वेरी वाइटल। देखें, रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए चॉइस ऑफ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एज मैटर करती है, उसकी अपनी बॉडी की हाइड्रेशन मैटर करती है। पेशेंट शुड बी द वेल काउंसल्ड पेशेंट। देखें, हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पेशेंट का कंसर्न होता है पेन रिलीफ हो जाए फौरन, बट दे आर नॉट कंसर्न विद द रीजनरेशन। ठीक है, मैं हमेशा अपने पेशेंट को काउंसल करता हूं कि इफ यू आर विलिंग टू टेक द प्रेशर तो पेन सबसे एंड में ठीक होगी। सबसे पहले हमारा जो मेन गोल है वो है आपकी जो ज्वाइंट है उसको प्रिजर्व करना, उसको रिजुविनेट रीजनरेट करना, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना, आपकी मूवमेंट को वापस लेकर आना, एंड देन द पेन ऑब्वियसली। तो ये सारी फंक्शनल आउटकम भी आएगी, पेन भी बेहतर होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगी। लेकिन रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए पेशेंट को वेल काउंसल करना, क्योंकि हमें उसमें ना तो स्टीरॉयड देना है, ना हमें उसमें दर्द की गोलियां देनी है, ना हमें उसमें ओपियाइड्स देने हैं, और रादर इट्स अ 2 to 3 सेशंस ऑफ द प्रोसीजर। स्टेज 1 और स्टेज 2 में हमने देखना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखे, प्रोटीन इनटेक उसका अच्छा हो, और इज विलिंग टू टेक कि मैं इसके साथ चलूंगा और इसी को रीजनरेट करूंगा। तो उसमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बल्कि हमने एक रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, मिनहाज यूनिवर्सिटी और सर्विसेज हॉस्पिटल के हवाले से कंडक्ट की थी 200-300 मरीजों पे, जो सर्विसेज हॉस्पिटल के एस्कुलेपियो जर्नल में पब्लिश हुई। स्टेज 1 और स्टेज 2 नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में कंपैरिजन किया स्टीरॉयड वर्सेस पीआरपी। तो देयर वाज अ बेटर आउटकम विद द पीआरपी इन द लॉन्गर टर्म्स। स्टीरॉयड इज अ क्विकेस्ट पेन रिलीफ शॉट। अगर बहुत शदीद दर्द है तो स्टीरॉयड का शॉट से 1-2 दिन में पेन खत्म हो जाती है, बट ज्यादा देर लास्ट नहीं करती और उसको रिपीट नहीं किया जा सकता बार बार। तो इसलिए अब हम रिकमेंड नहीं करते कि ज्वाइंट के अंदर स्टीरॉयड देना चाहिए। और रादर देन अगर आप अर्ली स्टेजेस पे पीआरपी के सेशन करें तो उसका आराम तो कुछ अरसे के बाद आता है, लेकिन वंस इट गेट्स द जनरेशन और प्रोलिफरेशन हो जाती है तो उसका असर ज्यादा लंबे अरसे तक चलता है बनिस्बत कि आप स्टीरॉयड या दूसरी अद्वियात के साथ दें। तो यस, चॉइस ऑफ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ग्रेड 3 ग्रेड 4 के पेशेंट अगर आते हैं हमारे पास और वो आके कहते हैं कि पीआरपी के क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो उसमें फिर हमें साथ नर्व ब्लॉक्स ऐड करनी पड़ती हैं, जेनिकुलर नर्व ब्लॉक्स। या अगर किसी की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी हो चुकी है, उसके बाद भी कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिसको उनको पेन रहता है, उसमें भी हमें नर्व ब्लॉक करनी पड़ती है। तो ये दिस इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल। ठीक है। और एक दूसरी एक सिंपल सी बात है कि जब भी कोई डिसरप्टिव आइडिया आता है तो इनिशियली पीपल आर अगेंस्ट इट, देन दे एनालाइज इट एंड देन दे स्टार्ट फॉलोइंग इट। जब उनको पता चल जाता है कि नहीं ये ठीक जा रहा है अब इसमें, तो हर जगह, even if you ask the AI, so he would say that the regenerative medicine is the future of medicine.
वेरी ट्रू। और जिस तरह आपने कहा कि पहले हम नेगेटिव सोचते हैं किसी चीज के बारे में, सो आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टू। Sure, कुछ sure. केस स्टडी और स्टीरॉइड से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे पूछनी है। बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दैट, जिस तरह आपने फ्यूचर ऑफ मेडिसिन की बात की, तो एक टेक्निक जिसका जिक्र आपने भी किया विच वाज एक्सोसोम्स, जिस जो कि समझा जाता है कि एक फ्यूचर होगा रीजनरेटिव मेडिसिन में या पेन मैनेजमेंट में। बट जितना मैंने इसको पढ़ा है इस इंटरव्यू से पहले या मुख्तलिफ जगहों पे, तो इट लैक क्लिनिकल ट्रायल्स या हमारे पास FDA अप्रूवल। सो डू यू थिंक कि हम पाकिस्तान में इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखिए, अभी तो FDA ने ट्रायल के लिए अप्रूवल्स दिए हैं, और दूसरा जो अप्रूवल्स हैं अभी तक जो स्टेम सेल्स के हवाले से हैं वो ऑटोलोगस स्टेम सेल्स हैं, जिसमें आपकी अपने बॉडी से FDA कहता है कि अगर आप इन अ सेम सेटिंग सेम पेशेंट का आप इधर आप उसकी फैट से हार्वेस्ट कर रहे हैं, बोन मैरो से हार्वेस्ट कर रहे हैं, या पेरिफेरल ब्लड से हार्वेस्ट कर रहे हैं, it should be a minimally invasive procedure with the minimum manipulation, and it should be injected in the same setting to the same patient into the joint. So you are allowed to do that. फिर इसमें आपके और बहुत सारी जो सी है वो कबाहतें आ जाती हैं कि कैसे एक्सट्रैक्ट करना, उसका स्टेरिलिटी वगैरह। तो यस, इट्स अंडर द ट्रायल फेजेस नाउ। अभी तक FDA की कोई उस तरह से क्लियर वो नहीं है, बट एक्सोसोम्स आर मार्केटेड बाय ड्रैब, बाय आपके जितने भी हैं लाइसेंसिंग इदारे उनसे है। Basically, what are the exosomes? Exosomes are enriched proteins and growth factors. And if you mix it with the PRP, it is supposed to regenerate faster than the PRP. It's a one step ahead of the PRP, but yes, still it's under trial basis. अभी तक इसकी ट्रायल्स कम है, और इसकी अभी और ट्रायल्स की जरूरत है। जहां तक हम प्रोलोथेरापी या PRP की बात करते हैं, तो दोज आर एस्टैब्लिश्ड ट्रायल्स, और वो एक अंडरलाइन मेन स्ट्रीम में चल रही है। But yes, these the futuristic and modern medicines like exosomes and the adipose derived आपके जो mesenchymal stem cells हैं या bone marrow aspirate stem cells हैं, these are still under trials and discussions. If you think कि there are, again वही बात है कि risk versus benefits, अगर risks minimized हैं and benefits are more, you can use it. वेरी ट्रू। आपने फ्यूचर ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन की भी बात की, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंटरवेंशन, इट ऑलवेज कम्स विद सम क्वेश्चंस टू। और ये रीजनरेटिव मेडिसिन एक इस तरह का टॉपिक है जहां पर पब्लिश्ड या पीयर रिव्यूड डेटा से भी सिर्फ वो ख्यालात नहीं जो लोगों के जहनों में है, या कुछ क्वेश्चंस नहीं, बल्कि कुछ पीयर रिव्यूड जर्नल से भी हमें कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है जो कहीं ना कहीं किसी इंसान को इसके अगेंस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ केस स्टडीज पढ़ी जिसके अंदर which was related to epidural steroid injections that leads towards nerve damages, या हमारे पास पेशेंट्स जो हैं वो पैरालाइज हुए उन इंजेक्शंस की वजह से, या फिर पेन मैनेजमेंट के कुछ एडवर्स इफेक्ट्स नजर आए। ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो सिर्फ किसी इंडिविजुअल के डर या खौफ नहीं है, बल्कि इट इज पब्लिश्ड। सो इन सारे कंसर्न्स को आप किस तरह से एड्रेस करेंगे? देखिए, जहां कहीं भी इंटरवेंशन है, कॉम्प्लिकेशंस आती है, बट in the interventional pain management, if you are properly qualified, if you are trained, the complications are negligibly minimized. अगर आप उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड कर रहे हैं या अगर आप उसको लाइव एक्सरे गाइडेड कर रहे हैं, तो देयर आर लेस देन 0.001% रिस्क ऑफ नर्व इंजरी। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने वो मेडिसिन डालनी कहाँ पे है, कितनी डालनी है, आपने शोका शोकी यूट्यूब में देखा कि इस तरह से प्रोसीजर करते हैं, बिकॉज़ इट्स लुक्स वेरी इजी। अच्छा जी, एक सुई डाली, दवाई डाली और वापस आ गए। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स बेसिकली, मैं कहता हूँ ये सुपर स्पेशलिटी है पेन मेडिसिन। आपने पहले MBBS किया, उसके बाद आपने इधर 4 साल 5 साल एनेस्थीसिया किया, ऑर्थोपेडिक्स की या न्यूरो की, देन अ फर्दर 2 years ऑफ
द पेन मेडिसिन इंटरवेंशन, फिर उसके बाद रीजनरेटिव मेडिसिन। इट्स नॉट अ सिंपल सोल्यूशन कि आपके पास पेशेंट आया, आपने लटाया और वो टीका डाला। तो it's been 15 years I'm practicing the pain medicine, alhamdulillah. Still, whenever I do a procedure, मैंने बताया कि every patient is a unique patient, तो उसको हमें उतना ही देखना पड़ता है। अगर हमें 1 मिलीमीटर, 1 सूत्र भी नीडल को अगर प्रोसेस करना है, प्रोसीड करना है, तो दैट शुड बी एक्सरे गाइडेड, दैट शुड बी अल्ट्रासाउंड गाइडेड। तो आपकी कॉम्प्लिकेशन लेस देन 0.001% होती है। अगर आप इन एक्सपर्ट हैंड से करवा रहे हैं, अगर आप प्रॉपरली क्वालिफाइड बंदे के साथ प्रोसीजर नहीं करवा रहे, दीज कॉम्प्लिकेशंस कैन हैपन। फिर डोजेज, आप कितनी डोज दे रहे हैं, आप ओवरडोज कर रहे हैं, आप अंडरडोज कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेम एज इन द पीआरपी, पीआरपी की आप एक्सट्रैक्शन कैसे कर रहे हैं, आप कितना ब्लड ले रहे हैं, आप उसको आम ओवर द काउंटर सेंट्रीफ्यूग जो छोटी सी 10-15 हजार रुपए की मिलती है, उसके अंदर जस्ट सेंट्रीफ्यूग करके तो आप इंजेक्ट कर रहे हैं, आप डबल स्पिन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको, आपके पास उसकी एक्सपर्टीज है उसकी एक्सट्रैक्शन की और आइसोलेशन की। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फिर ये है कि अगर आप सिंपली पैराडोल या पैरासिटामोल का लेफलेट देखें, तो देयर आर 500 प्लस साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट, जिसमें से लिवर का डैमेज होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट डजंट नेसेसरीली मीन्स कि आप उसको, अगर कोई बंदा पैराडोल खाए तो उसका लिवर फेलियर हो जाएगा, बट देयर आर रिपोर्टेड कि उसकी वजह से हो सकता है। इवन देयर वाज अ डेथ ऑफ अ 15 years यंग लेडी इन द यूके 2 decades बैक, जिसको पैरासिटामोल खाने से हुई थी। तो अगेन, if you are not qualified, if you don't have the expertise, and if you are doing intervention for the sake of intervention, not for the sake of safety of the patient, and not for the sake of your goodwill, probably you can damage the patient. अगर आपको नहीं पता आपने क्या करना है, बल्कि हमारा जो सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पेन, जो फेलोशिप की इंटरवेंशन देता है, उसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो आप एग्जाम लेते हैं, दैट इज द ओनली एग्जाम in which you have to do a practical exam। आपको लाइव कैडावर में प्रोसीजर करके दिखाना होता है। उसमें फेलियर पॉइंट्स हैं। उस फेलियर पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये है कि अगर आपको एनाटॉमी नहीं पता, अगर आपकी नीडल हल्की सी भी आगे चली गई, अगर आपने उसको कोएक्सियल वे में नहीं देखा, अगर आपने उसकी लोकेशन कंफर्म नहीं की, आपने ओवरडोजेज किया है, तो वो कहते हैं कि यू आर नॉट अ सेफ इंटरवेंशनलिस्ट, तो यू आर फेल। तो ये जो है ना, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी अ प्रॉपरली क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड। फिर ये कहा जाता है कि अनलेस आपने 100 इंजेक्शंस घुटनों में नहीं लगाए, आपको कमर के प्रोसीजर्स नहीं करने चाहिए। अगर आपने 100 प्रोसीजर्स इंडिपेंडेंट जब तक कमर के नहीं किए, आपको गर्दन के नहीं करने चाहिए। जब तक आपने 100 प्रोसीजर्स इंडिपेंडेंट गर्दन के नहीं कर लिए, आपको हेड के नहीं करने चाहिए। तो दिस इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। तो ये इट्स अ लॉन्ग टर्म और इसकी बड़ी लंबी कर्विंग लाइन है फॉर द सेफ्टी। इंटरवेंशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी के असूलों के बगैर कोई भी इंटरवेंशन करना इज क्रिमिनल। So when we talk about the protocols and literature, तो एक question mark the word पाकिस्तानी सोसाइटी के साथ ही हमारे जहन में आ जाता है कि हम वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। हमारे हॉस्पिटल्स में वो अगर मैं कहूँ डेवलप्ड कंट्री लाइक लाहौर और इस्लामाबाद, कराची में भी, वहां पर तो इस प्रोटोकॉल को शायद फॉलो किया जाता हो, बट जो हमारी डेवलपिंग सिटीज हैं वहां पर आई डोंट थिंक सो कि हम इस तरह का कोई प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ एक ही रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूं रिलेटेड टू MRI एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स, तो पाकिस्तान के अंदर हर 5 में से 2 MRI के अंदर एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स होती हैं, जो कि एक मेन पॉइंट है डायग्नोसिस का। सो आपके ख्याल में पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहां हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते एंड दैट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, तो डू यू थिंक पाकिस्तानी पब्लिक को हम कन्विंस कर सकते हैं फॉर द इंटरवेंशनल मेडिसिन? अज़मा, आपके क्वेश्चन में बेसिकली इसका जवाब भी है। हम बहसियत कौम प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते। हमारा एक्सेस टू द फैसिलिटी वेस्ट की निस्बत ज्यादा है। हमारे हकीम की भी MRI की एक्सेस है, हमारे फिजियोथेरापिस्ट की भी MRI की एक्सेस है,
हमारे इवन होम्योपैथ्स की या इवन अ लेमैन पर्सन डजंट मैटर, हमारे यहाँ पे हर बंदा डॉक्टर भी है, हर बंदा मौलवी भी है, हर बंदा आलिम भी है, हर बंदा यूट्यूबर भी है, हर बंदा एंकर भी है, स्पेशलिस्ट भी है। ये मन हैसल कौम हम सारे ऐसे ही हैं। लेट्स सपोज इफ आई एम अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम समथिंग, मेरा हमसाया आएगा या मेरे खानदान में से कोई एक आंटी आएंगी, वो कहेंगी MIR करा लो, MRI MIR करा लो, और वो फलानी फलानी जगह से हो जाती है। तो इट्स जस्ट दैट वी डोंट नीड अ प्रिस्क्रिप्शन टू प्रेजेंट। हम जाते हैं, पैसे देते हैं, MRI करवा लेते हैं, और वो रेडियोलॉजिस्ट जो MRI की जिसने रिपोर्ट बनानी है उसने पेशेंट को नहीं देखा, उसने सिम्टम्स को नहीं देखा, उसने एक प्री अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट का फॉर्मेट बना के रखा हुआ है, उसको जो उसमें नजर आया उसने उसमें लिख के उसकी रिपोर्ट बना दी। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे मैंने बताया कि 100 में से 60 प्लस की डिस्क बल्जेस एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स हैं, बट फायदा जब उनको सिम्टम्स ही नहीं है तो हमें MRI को तो ट्रीट नहीं करना है। अगर देखें सिंपली डायग्नोस्टिक इंजेक्शन या थेराप्यूटिक इंजेक्शन या जिसको हम ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल इंजेक्शन कहते हैं, ये MRI के बगैर भी लग सकते हैं। इसके लिए MRI करवाना, CT स्कैन करवाना जरूरी नहीं है। MRI और CT स्कैन की जरूरत कब पड़ती है? व्हेनेवर देयर आर द रेड फ्लैग्स, जब हमें पेशेंट को सर्जरी के लिए रेफर करना है, जब सर्जन ने ये देखना है कि उसने कौन सी डिस्क की सर्जरी करनी है, उस डिस्क की इन्वॉल्वमेंट कितनी है और बाकी सॉफ्ट टिश्यू का क्या हाल है, उसने माइनर डिटेल्स पढ़नी है, तो फिर उसमें उसको MR की जरूरत है। जब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है तो मैक्सिमम क्या होता है कि 90% उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री, पेन का एक सेट पैटर्न, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, एग्रीवेट कैसे करती है, रिलीव कैसे करती है, ड्यूरेशन कितना है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, नेचर ऑफ पेन क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका हम स्ट्रेट लेग रेस चेक करते हैं कि उसमें कितनी रिस्ट्रिक्शन है, बाकी सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। फिर अगर हम पेन फिजिशियन समझता है कि उसको एक एक्सरे करवा ले, वो भी एक्सक्लूड करने के लिए कि सैक्रोइलिक जॉइंट की तो नहीं मिक्स हो रही या पिरिफॉर्मस की तो नहीं मिक्स हो रही, इसलिए दीज आर मैक्सिमम थिंग्स टू नीड। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है किसी भी इंटरवेंशन के लिए। इंटरवेंशन से अगर इससे ज्यादा की जरूरत है, अगर किसी को देखना ये है कि इंटरवेंशन भी हो गई फिर भी आराम नहीं आ रहा, आपके सिम्टम्स भी नहीं जा रहे और वर्स हो रहे हैं, रादर देन देयर आर कमिंग रेड फ्लैग्स, देन इमीडिएट रेफरल टू द सर्जन अलोंग विद MRI, तब उसके इंडिकेशन है। तो बेसिकली हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते नहीं है यहाँ पे ना। तो एक दो हॉस्पिटल्स पाकिस्तान में हैं ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ पे फिल्टर क्लिनिक्स हैं और वो आगे से प्रॉपरली डिपार्टमेंटल रेफर करते हैं उसमें। मेरा ये ख्याल है कि अब जैसे पाकिस्तान में फैमिली फिजिशियंस आना शुरू हो गए हैं, तो इन कमिंग टाइम्स, रिसेंट टाइम्स में ऐसा होगा कि अब फैमिली फिजिशियंस जो हैं दे आर इक्वली ट्रेन्ड टू डायग्नोज एंड रेफर टू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स, उससे ये बेहतर हो जाएगा। सेकेंडली आप अगर वेस्ट में देखें, अगर इंग्लैंड की आप मिसाल लें NHS की, तो हर को एक GP अलॉट होता है और वो GP रेफर करता है कि आपने किस स्पेशलिटी में जाके चेक करवाना है। हमारे यहाँ पे अगर किसी को नजला, जुकाम, बुखार, खांसी भी है तो वो डायरेक्टली बड़े हॉस्पिटल के, टर्शरी के हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जाके लैंड करता है, जबकि वो एक टोकन जाया कर रहे हैं, 15 से 20 मिनट एक डॉक्टर के जाया कर रहे हैं जो इमरजेंसी में कोई और हार्ट अटैक का पेशेंट उतनी देर में देख सकता है, प्लस रिसोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट जाया कर रहा है उसमें। तो दे शुड बी द फैमिली फिजिशियंस और इस तरह की चीजें हैं। तो बेसिकली प्रोटोकॉल्स अब बनने से आएंगे। अब मेरा ख्याल है कि थिंग्स आर गेटिंग बेटर अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे, जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है। एंड आई एम लेट मी टेल यू दिस जेन जी, ये पिछली जनरेशन की निस्बत बहुत स्मार्ट है और ये अब गूगल से पूछ के आते हैं कि मुझे ये सिम्टम्स है तो मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है। तो उसकी वजह से नो, दे आर वर्किंग एज अ फिल्टर क्लिनिक्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग बेटर। इंशाल्लाह एंड थिंग्स विल गेट, जिस तरह हमारे पास न्यू इंटरवेंशंस आएंगी, न्यू वेज आएंगी टू सर्च थिंग आउट। बट बीइंग पाकिस्तानी, फ्यू मोर क्वेश्चंस दैट जी जी जब भी हम पेन मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं तो एक ही लफ्ज जो है वो जहन में आता है, दैट इज स्टीरॉइड। और स्टीरॉइड से रिलेटेड बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं जो इंसान के जहन में आ जाती हैं रिलेटेड टू के साइड इफेक्ट्स होंगे
वेट से रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे, हार्मोन से रिलेटेड इश्यूज हो जाएंगे. सो इन योर ओपिनियन इस चीज को हम किस तरह से डील करें, इस क्वेश्चन को किस तरह से एड्रेस करें, और क्या पेन मैनेजमेंट में वाकई वी जस्ट यूज स्टीरॉइड्स, या इसके अंदर वी हैव द नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सेप्ट द रीजनरेटिव मेडिसिन जिसको आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बट सिंपली पेन मैनेजमेंट में हमारे पास कौन कौन सी और ऑप्शंस है? अस्मा, ये क्वेश्चन मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मुझे रोज इसका आंसर करना पड़ता है उसमें. इवन व्हेन आई इंजेक्टेड टू माय मदर फर्स्ट टाइम इनटू हर नीज, शी आस्क्ड मी के पुत्र स्टीरॉइड तो नहीं ला रहे? तो इट्स अ मिथ. सेकेंडली, स्टीरॉइड के बारे में मैं एक चीज बता दूं, इट्स अ वेरी वंडर ड्रग इफ नॉट अब्यूज्ड. कोई भी ड्रग है, देखें स्टीरॉइड में क्या है, इट्स अ केमिकल. It's a very strong, potent anti-inflammatory. It's a very strong analgesic. ठीक है. स्टीरॉइड हार्मोन आपकी किडनीज के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड है, वो भी प्रोड्यूस करता है. स्टीरॉइड आपकी अपनी बॉडी के अंदर भी बनता है. स्टीरॉइड इज बेसिकली अ स्ट्रेस हार्मोन जो आपकी बॉडी के अंदर फाइट फ्लाइट जो कामों में आपको सिंपैथेटिकली वो सिंपैथाइज करता है बॉडी को. अब स्टीरॉइड्स की मुख्तलिफ इकसाम है. देयर आर एनाबॉलिक्स, देयर आर कैटाबॉलिक्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फिर उसके बाद आपके ओरल स्टेरॉइड्स हैं, फिर नॉन सिस्टेमिक है. अच्छा, स्टीरॉइड बेसिकली मिथ कहां से बना? या हकीमों से या जिम जो बॉडी बिल्डिंग करते थे उनसे. अगर आप ओरली एक चीज बार बार ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल हैं, बिल्कुल है. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द पेन मैनेजमेंट, वी यूज नॉन सिस्टेमिक स्टेरॉइड्स. ये क्रिस्टलाइड होते हैं और बेसिकली ये पर्टिकुलेट और नॉन पर्टिकुलेट दो तरह के होते हैं, और ये सिर्फ उसी जगह पे जहां पे आपकी एक्चुअली डैमेज या पेन है, हम उस जगह पे इमेज गाइडेड इंजेक्ट करते हैं और वो उतने ही एरिया को कवर करते हैं, और उसका सिर्फ लेस देन 10% आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है. अदरवाइज 90% टारगेटेड इफेक्ट होता है. प्लस वी डोंट रिपीट इट. एक साल के अंदर 3 से ज्यादा इंजेक्शन रिपीट नहीं किए जा सकते. सेकेंडली, इट्स अ वेरी कंट्रोल्ड, प्रिसाइज और बड़े एक्सपर्ट, और डोजेज, ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देने के लिए. दूसरा चीज कि स्टीरॉइड हम अब मैक्सिमम सिर्फ नर्व ब्लॉक्स में या खास तौर पे जो आपकी जहां पे हमें सोजिश कम करवानी होती है वहां पे यूज करते हैं. ज्वाइंट्स में स्टीरॉइड रिप्लेस हो गया पीआरपी से, प्रोलोथेरेपी से और एक्सोसोम से, विच इज अ वे मोर बेटर, जिसमें हम बात कर चुके हैं उसमें. इसके अलावा केमिकल न्यूरोलिसिस होती है. इसके अलावा कैंसर पेन के पेशेंट्स में, या इवन आपके फ्रोजन शोल्डर्स में या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में सर्जरी भी हो चुकी है, उसके बावजूद टोटल नी रिप्लेसमेंट के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा, रेडियो फ्रिक्वेंसी नर्व अब्लेशंस होती हैं, न्यूरोटमीज होती हैं, जिसमें हम उन स्पेसिफिक नर्व्स को, जैसे रूट कैनाल में लोग दांतों की दर्द के लिए करवाते हैं, इसी तरह से बाकी जोड़ों के लिए भी होती है. उसमें हम उन स्पेसिफिक नर्व्स जो सिर्फ सेंसरी है, जो इनका हरकत से कोई लेना देना नहीं है, और जो सिर्फ आपको एबनॉर्मल सिग्नलिंग दे रही है, उनको डीचैनलाइज करते हैं, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट अप करते हैं. स्पेसिफिक फाइबर ऑप्टिक नीडल्स होती हैं. तो पेन मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अ स्टेरॉइड इंजेक्शन, इट्स अ बकेट फुल ऑफ मैनी थिंग्स. बहुत सारी चीजें इसमें. अब स्पेसिफिकली कैंसर पेन की अगर हम बात करें तो उसमें हम अल्कोहल न्यूरोलिसिस, फिनोल न्यूरोलिसिस और न्यूरोटमीज वो करते हैं. और उसमें वो पेन के बेचारे पेशेंट्स जिनको कैंसर की वजह से शदीद दर्द है और क्वालिटी ऑफ लाइफ कंप्रोमाइज है, ओपियोइड्स ले लेके उनका कोई हाल नहीं है, एडिक्टिव है और डिपेंडेंट है, अगर उनको एक नर्व ब्लॉक से या अल्कोहल या केमिकल न्यूरोलिसिस से 6 months to 8 months का विदाउट मेडिकेशन रिलीफ मिलता है, एंड इफ देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्स, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है पेन मैनेजमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. और आई एम ग्लैड कि हमारे पास फाइनली इस तरह के वेज हैं फॉर द लास्टिंग रिलीफ. So one question which is something related to my interest too. So being from forensic background, मैंने बहुत सारे ऐसे patients देखे हैं drug overdose के जिनको prescribe की गई थी कोई medicine,
और अगर हम यूनाइटेड नेशंस की पाकिस्तान की रिपोर्ट भी देखें तो ऑलमोस्ट 1.64 का मिस यूज होता है, ठीक है, और 4.25 मिलियन पीपल आर ऑन ओपियोइड्स, और वो अल्टीमेटली उसका मिस यूज कर रहे होते हैं। तो फॉर समवन फ्रॉम फोरेंसिक्स मुझे बहुत इस चीज में होता है कि जब हम पेन मैनेजमेंट कर रहे हैं तो इस चीज को कैसे रोकेंगे आप कि कोई मिस यूज ना हो, एथिकल वेज को हम यूज करें और पेशेंट्स जो हैं वो सिर्फ अपनी पेन मैनेजमेंट के लिए ही इन टेक्निक्स को यूज करें, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म उसके ऊपर बेस करें और फिर वो एक ओवरडोज और अल्टीमेटली एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, देखिए इट्स अ वेरी वाइटल क्वेश्चन। और उसमें आप ये देखें आसपास सारी दुनिया में देयर आर ओपियाइड्स क्लिनिक जिनका काम है उनकी डोजेज स्विच करना, पेशेंट्स को फिल्टर करना किसको ओपियाइड की जरूरत है, कौन ज्यादा डिपेंडेंट है, किसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा है, किसमें पोटेंशियल है कि वो अब्यूज करेगा, उसके अकॉर्डिंगली उनको लिमिटेड डोज प्रोवाइड की जाती है और वो वहीं से रिफिल होती है दोबारा चेकअप के बाद में। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ओटीसी पे मिलती हैं, एक्सेस जो है ना वो है हमारे यहाँ पे डिफरेंट ड्रग्स, आई वांट नेम कि कोई उसको लेके यूज ना करना शुरू कर दे। फार्मेसीज पे एक्सेस है, आप कहीं से भी प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवाएं और जाके फार्मेसी से ले लें। अगर आपको 3 दिन के लिए फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की है तो दैट मीन्स स्ट्रिक्टली फॉर द 3 days। बट आपको क्या करते हैं, वो ओपिएट खाने से यू फील हाई, आपको यूफोरिया होता है और आप उसे अच्छा बेहतर फील करते हैं, यू कीप ऑन टेकिंग इट। अब उससे क्या होता है कि पहले डिपेंडेंस होती है, फिर एडिक्शन होती है, डोज इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, अल्टीमेटली दैट लैंड्स अप जो आपने बताया कि फोरेंसिक में आपने देखा है उसमें। इंटरनेशनली अब ओपियाइड फ्री एरा का दौर स्टार्ट हो गया। ओपियाइड इज नो लॉन्गर पेन मैनेजमेंट फॉर द क्रोनिक पेन। इसको हम एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ द पेन में अगर फ्लेयर अप आता है या जिसको हम ब्रेक थ्रू पेन कहते हैं कि आप दवाई ले भी रहे हैं फिर भी आपको दरमियान में एक ऐसा फ्लेयर अप आ गया, कोई आप खुशी गमी पे चले गए, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिससे आपकी पेन बढ़ गई, तो आप उस ब्रेक थ्रू पेन को कंट्रोल करने के लिए फॉर 1 day or 2 देते हैं, देन यू कम बैक टू योर नॉर्मल रूटीन। लेकिन पाकिस्तान में अगेन हमारे यहाँ पे सेटअप में उसको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देयर आर मेनी पेशेंट्स हु आर अडिक्ट ऑफ अ सर्टेन इंजेक्शन। अब वो अपने लगा लगा के, इवन मेनी पेशेंट्स कम टू अस व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारे स्टाफ को उनकी वेन्स नहीं मिल रही होती बट दे नो कि कहाँ पे वेन है, मैं वहां पे लगा दूं उसमें। तो इसका रीजन ये है कि दे आर फ्रीली अवेलेबल, तो ये तो थोड़ा स्क्रूटनी करने की जरूरत है। अब देखें वेस्ट में सिंस द कैनबिस या कैनबिनॉइड्स आर बीइंग लीगलाइज्ड और लाइसेंस, तो कैनबिस क्लिनिक बनना शुरू हो गए हैं which guide them, which educate them, डोजेज कितनी, कब, कैसे, किस रूट से लेनी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की वैसे बहुत कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन एक्सेस है। फिर दूसरी बात आपने की ओपियोइड्स की जो ओवरडोजिंग या किसी भी मेडिकेशन की ओवरडोज है, ओपियोइड्स की तो चलो आपको फोरेंसिक में नजर आ गई, बट देयर आर मेनी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास पेशेंट रिपोर्ट होते हैं विद द अल्सर्स ऑफ द स्टमक जो क्रोनिक एनसेड्स में है। और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं जी हम बड़े अरसे से एनसेड ले रहे हैं, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं मैं लेता किसी दवाई का, उनसे पूछा जाए कितने अरसे से, जी 10-15 साल से ले रहे हैं, तो अब जो है ना वो ब्लड आना शुरू हो गया है, रीनल फेलियर्स आ रहे हैं उसमें। तो दीज आर द सेल्फ जो है ना डोजेज या सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन जो सी है। हमारे यहाँ पे तो अलमिया ये भी है ना कि अगर एक प्रिस्क्रिप्शन से एक को आराम आ गया है तो वो फिर पूरा खानदान और पूरा मोहल्ला वो प्रिस्क्रिप्शन फिरती है, और अनलेस और अनटिल कब तक किसी को उसके साथ कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं होता और वो डॉक्टर को कहते हैं ये इसकी वजह से हुआ है। तो इस तरह के हालात हैं। तो लेट्स सी, द यंग जनरेशन इज कमिंग, न्यू आइडियाज आर कमिंग, न्यू स्क्रूटनी इज कमिंग, तो लेट्स सी थिंग्स वुड गेट बेटर। तो बेसिकली ओपियोइड्स क्लिनिक का इंटरवेंशन के साथ कोई ऐसा जितना लेना देना नहीं है। दीज आर द सेपरेट क्लिनिक्स जो है ना उसमें होते हैं, और देयर आर ओनली फ्यू हॉस्पिटल्स व्हिच आर लाइसेंस्ड टू गिव आईवी मॉर्फिन्स, लेकिन ओरली
भी कुछ एक जगह पे मिलती है और वो बड़ी प्रिस्क्रिप्शन के साथ है, लेकिन देर आर सर्टन आपकी जो मॉडरेट या लो डोज आपके ओपियोइड्स हैं, दे आर अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल ओवर द काउंटर जो मिसयूज हो रहे हैं। बट इंशाल्लाह अगर हम नॉन सर्जिकल पाथवेज से इंटरवेंशन पेन मैनेजमेंट तक आ गए हैं, तो आई रियली होप कि हम इन तमाम चीजों को जो आज हमने डिस्कस इंशाल्लाह, की हैं उनको भी ओवरकम करेंगे। सो सर, इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम का मेन मकसद यही था कि इस टर्म को, इस इंटरवेंशन को हम अपनी ऑडियंस से बहुत सा लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचाएं ताकि सोसाइटी से बेनिफिट हासिल कर सके। So towards the end, any message for the audience of A Square, to the people, to anyone who is watching us, कोई message जो आप पहुंचाना चाहते हैं? It's really a pleasure to have this program. Let me tell you very frankly, in 2012, when I was in University of Leicester in UK, तो मेरी मदर मेरे से पूछती थी, तू कौन सी स्पेशलिटी कर रहा था? मैं उनसे कहता था मैं पेन मैनेजमेंट कर रहा हूँ। तो ये कहती थी मैं यहाँ पे सबसे पूछती हूँ, किसी को नहीं पता यहाँ पे, तू कर क्या रहा है वहां पे? मैं कहा देखें जी, मैंने स्टार्ट की है, अल्लाह करे जब मैं वापस आऊँ तो तब तक हो जाए उसमें। आई केम बैक एंड इट टुक अस around 15 years. We are a bunch of pain physicians now, alhamdulillah. We were 5 to 10 in the last decade, but now it's more than 200 plus, alhamdulillah. So this specialty is emerging और हर टर्शरी केयर सेंटर में पेन क्लिनिक्स बनना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी जैसे जैसे सर्विसेज पता चलती हैं सर्जन्स को और दे सी द वंडर्स, और उनको ये पता चलता है कि यार नहीं, सर्जरी को अवॉइड किया जा सकता है, लिंगर ऑन किया जा सकता है, पेशेंट की क्वालिटी को देर आर अदर वेज जिससे इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वी आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी प्रोज कॉन्स हर किस्म की स्पेशलिटी में है, स्पेशलिटी डेवलपिंग फेज में है, रीजनरेटिव मेडिसिन तो बिल्कुल ही इन्फेंसी में है, पेन मैनेजमेंट को भी इट्स नॉट मोर देन 30 to 40 years इन द पाकिस्तान नाउ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट द एज के जिसमें हम ना सिर्फ खुद कर रहे हैं बल्कि वी आर ट्रेनिंग द न्यू यंग लॉट एज वेल। और उसके जरिए हम सुपीरियर यूनिवर्सिटी में और चौधरी अकरम टीचिंग हॉस्पिटल है, और मैं और मेरे साथ डॉक्टर शहजाद अनवर है, हमारे वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द पेन मैनेजमेंट। वी आर लॉन्चिंग द कोर्सेज जिसमें 1 वीक के मिनी फेलोशिप्स हैं। वो हजरात जो अपने काम की जगह से छोड़ के नहीं आ सकते, तो हैंड्स ऑन सेशन फॉर द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट्स जिसमें इंपॉर्टेंट है। देन 1 year to 2 years और 3 years के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इंशाल्लाह वी आर लॉन्चिंग सून, जिसमें हमारा मकसद सेफ्टी ऑफ द फिजिशियन हिमसेल्फ, कम्युनिकेशन, एग्जामिनेशन, क्योंकि हमारे यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट को हाथ लगाना थोड़ा अपना समझता है, तो पेन का पेशेंट चेक किए बगैर आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं उसमें। हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसको उसी तरीके से गाइडलाइंस पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें आपने जब एक्सरे यूज करना है तो डॉक्टर की अपनी प्रोटेक्शन, आपने नीडल यूज करनी है तो आपकी अपनी इंजरी की प्रोटेक्शन, ये सारी हम उसमें इंशाल्लाह करेंगे। तो एंड में मेरा पैगाम यही है कि जैसे हमारे, मैंने जिक्र किया था कि ब्रिगेडियर साहब थे हमारे, ब्रिगेडियर सलीम, अभी भी अल्लाह उनको हयाती दे, ही ऑलवेज से टू ऑल द स्टूडेंट कि आपने हमेशा कैंसर पेन के पेशेंट से कभी पैसे चार्ज नहीं करने, फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करना है। वी ऑल आर टेकिंग दैट लेगेसी विद अस। हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी कैंसर पेन के पेशेंट्स को एक सिंगल पैनी भी चार्ज नहीं करते, और हम उनकी उसका फ्री करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेकेंडली, हर उन्होंने कहा कि हर एक पेन फिजिशियन, हंड्रेड्स ऑफ द पेन फिजिशियंस जो है ना, उनको ट्रेन करे सो दैट दिस स्प्रेड्स अराउंड, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर टेकिंग ऑन दैट ट्रैक। और दूसरा ये है कि अगर कोई आप या आपका कोई प्यारा अगर क्रॉनिक पेन में है, तो आप पहले अगर मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं, फिजियो ट्राई कर चुके हैं, सर्जरी के लिए अभी तक रेड फ्लैग्स नहीं आए हैं, तो खुदारा do consider the interventional pain physician first. At least have an opinion, have a second opinion. If you are being asked for the total knee replacement, total hip replacement, for your back surgery, just for the sake of second opinion once, कोई भी physician आपको गलत गाइड नहीं करेगा इंशाल्लाह। If there is a need for surgery, there is a need for surgery. If there is no need for the surgery, then there is need for the intervention plus the rehabilitation. हम ये चाहते हैं कि कोई भी यंग लॉर्ड
किसी मजदूरी की वजह से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, अपनी फैमिली को खराब ना करे, दर्द की वजह से कोई बिस्तर पे ना पड़ा रहे। यू नो बेटर क्या फोरेंसिक में है, एनएचएस में बैक एक का बहुत बड़ा बर्डन है और डिसेबिलिटी के वहां पे गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। तो हम एक टर्म यूज करते हैं, अर्ली गो बैक टू स्कूल। वी डू नॉट रिकमेंड रेस्ट फॉर एनी पेन पेशेंट। हम कहते हैं इंटरवेंशन करें, एक दिन मैक्सिमम रेस्ट करें, अपने काम पे वापस जाएं। तो बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें। तो आवर एम इज अ पेन फ्री पाकिस्तान, इंशाल्लाह। Inshallah. Thank you so much, sir, for addressing all our concerns. और हमारी ऑडियंस के जितने क्वेश्चंस थे आपने उनको एड्रेस किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। आपने स्क्वायर प्लेटफॉर्म को टाइम दिया एंड आई एम सो ऑनर्ड टू होस्ट यू टुडे। It's a थैंक यू likewise, सो मच। it's an honor. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Asma. Allah Hafiz. थैंक यू सर। सो ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो स्पेशली डिजाइन किया गया था हमारी ऑडियंस के लिए, ताकि कुछ इस तरह की चीजें जो शायद आप सबके लिए नहीं हो वो आपको दी जाएं, आपको समझाई जाएं। और हमारे पास आई एम सो ग्लैड कि एक प्रोफेशनल मौजूद थे जो आपको इन सारी चीजों के हवाले से गाइड कर रहे थे। सो थैंक यू सो मच उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात।